Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part 12. So let's start. तो स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक की, जिसके अंदर मैं आपको कंसिडरेशन बता रही हूँ सॉलिड डोजेस फॉर्म के। एंड सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर अपन ने है जो कि पढ़ लिया है पूरा का पूरा टैबलेट, यानी कि अगर आपको टैबलेट बनानी है, जब आप पायलट प्लांट यानी कि आपने रिसर्च की है और रिसर्च के अंदर आपने एक टैबलेट की फॉर्मुलेशन बनाई है, तो उसे लैब स्केल से पायलट प्लांट स्केल पर किस तरीके से स्टडी करते हुए आप उसे हैं जो कि प्रोडक्शन स्केल पे सक्सेसफुली लेके जा सकते हैं, वो सारी कंसिडरेशन अपन ने पढ़ ली। बट सॉलिड डोजेस फॉर्म की कंसिडरेशन की बात करते हैं तो वहां पे टैबलेट के साथ साथ एक और चीज आती है विच इज नोन एज कैप्सूल्स, राइट। यानी कि अब आपने यहाँ पे ग्रेन्यूल्स फॉर्म कर लिए हैं या पाउडर है, पाउडर को आप किसी रीजन के कारण है जो कि टैबलेट में ना करके कैप्सूल के अंदर है जो कि इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। कैप्सूल में डालने का रीजन बहुत सारे होते हैं कि एक तो वो है जो कि कंपैटिबल नहीं है आपके पर्टिकुलर सिस्टम के साथ, या फिर बहुत ज्यादा बीटर है टेस्ट में, तो कैप्सूल की जो जेलेटिन शेल है उसके अंदर उस ड्रग को है जो कि कंप्रेस कर दिया जाता है ताकि उसका जो टेस्ट है वो पैलेटेबल हो जाए। यानी कि ऑब्वियस है जेलेटिन का खुद का कोई टेस्ट होता नहीं है, तो ड्रग की जो बीटरनेस है वो भी ओवरकम हो जाएगी। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं जब अपन एनकैप्सुलेट करते हैं हार्ड जिलेटिन शेल के अंदर कंटेंट को, वो और कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान रखनी चाहिए जब अपन किसी कैप्सूल के अंदर किसी ड्रग को फिल कर रहे हैं, वो सारी कंसिडरेशंस हैं जो अपन इसमें देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एनकैप्सुलेशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। The high-speed equipment is used to prepare the capsule by using the processed powder blend with the following particle characteristics like particle size distribution, bulk density, compressibility to promote good flow property। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब भी कैप्सूल फिलिंग कर रहे हो तो कैप्सूल फिलिंग के दौरान आप जो इक्विपमेंट्स यूज करोगे पूरी पहले तो ये रहेगा कि आप हाई स्पीड इक्विपमेंट्स हैं जो कि यूज करो। हाई स्पीड इक्विपमेंट्स यूज करने का रीजन ये रहता है कि आपकी जो भी प्रोसेसिंग है वो एक एक्यूरेसी के साथ प्रिसीजन के साथ हो, प्लस स्पीड ज़्यादा होगी तो आप कंटेंट भी एक टाइम में ज़्यादा बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कैप्सूल बनाना है तो यानी कि कैप्सूल के पहले जो भी आपका कंटेंट है वो पूरा का पूरा रेडी होना चाहिए। रेडी का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे जहाँ से वो फिलिंग हो रहा है तो फिलिंग होने के टाइम पे अपने को फ्लो की बात ध्यान रखनी है, तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, प्लस कैप्सूल के अंदर कितना वेट ऑफ ड्रग आना चाहिए उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, तो बल्क डेंसिटी पैरामीटर आपको देखना है। देन जब आपका शेल है जो डिसॉल्व होगा और जब पार्टिकल्स हैं रिलीज होकर डिसोल्यूशन की तरफ जाएंगे, सॉलिबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो वहां पे पार्टिकल का साइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, उसका रिलीज रेट क्या रहेगा, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि कैप्सूल में फिल होने से पहले ही सारे डिसाइड कर लिए जाते हैं। Then facilitate the formation of compact of the right size and to sufficient cohesiveness to be filled into capsule shell। यानी कि अगर ये सारी की सारी कंसिडरेशंस अपन ध्यान में रखेंगे तो एक राइट अमाउंट ऑफ कंटेंट जो कि कैप्सूल में जाना है, साथ ही साथ कितना कंटेंट है तो उसके लिए कैप्सूल का साइज भी क्या होगा, प्लस पार्टिकल की कोहेसिवनेस कितनी है, किस तरीके से कितना ज्यादा कंटेंट है जो कि अपन एक कैप्सूल में फिल कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें हैं जो कि आसानी से फैसिलिट हो सकती है, उसको अपन कंसीडर कर सकते हैं। फिर बात करेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि यूज आते हैं कैप्सूल फिलिंग के लिए। तो बेसिकली फिलिंग ऑफ कैप्सूल इज डन बाय टू फिलिंग सिस्टम्स। दो फिलिंग सिस्टम्स यूज किए जाते हैं कैप्सूल के लिए। फर्स्ट इज जनास्की और मेटली फ्रॉम स्लग इन अ डोसाटर a hollow tube with a plunger to eject the capsule plug। यानी कि जो दो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उसमें पहला है जनासी। जनासी में बेसिकली एक डोसेटर होता है जिसके अंदर एक प्लंगर होता है, जैसे कि आपकी जो कैप्सूल्स होगी कैप्सूल प्लंगर के थ्रू फिल होगी और इसमें एक पर्टिकुलर इजेक्टर होगा जहां से आपकी कैप्सूल है जो कि बाहर की तरफ निकलती रहेंगी। दूसरी अगर मैं बात करूं हॉफिल्गर कर्क मशीन विच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट्स इन अ डाई प्लेट यूजिंग टैंपिंग पिंस टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट। यानी कि बेसिकली जो हॉफिंगर्स होगा उसके अंदर जो भी आपका कॉम्पैक्ट बनेगा, यानी कि जो भी पाउडर आपको कैप्सूल में फिल करना है वो डाई प्लेट पे टेम्पर करेगा पिंस के साथ, और पिन है जो कि सपोर्ट करेगी आगे की तरफ और कैप्सूल शेल को फिल करने में हेल्प करेगी। जो मैनुअल मशीन्स हैं वो आपने कॉलेज स्केल पर देख रखी होगी, इस तरीके से वायर्स होती हैं जिसमें आपकी कैप्सूल्स है जो कि आधी खुलती हैं, फिर आप पाउडर को ऊपर की तरफ फिल करते हो, देन ऊपर के वापस प्लेट लाते हुए इस कैप्सूल शेल को इसके अंदर फिल कर देते हो। बट जब ऑटोमेटिक मशीन्स की बात आती है तब ऑटोमेटिक मशीन्स के अंदर अपन दो तरीके की कैप्सूल फिलिंग मशीन्स का यूज करते हैं। फर्स्ट इज जनासी एंड सेकेंड इज हॉफिल्गर।
ज़नासी मॉडल की मैं बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ज़नासी के अंदर बेसिकली जैसे कि बताया कि एक डोसेटर होगा जो कि इम्पैक्ट करेगा, तो इस तरीके से डोसेटर होंगे। यहाँ पे आपके जो कैप्सूल्स हैं वो पहले ओपन होंगे, ओपन होने के बाद यहाँ से आपके कैप्सूल के अंदर जो कंटेंट है वो इस तरीके से फिल होना शुरू हो जाएगा। फिल होने के बाद अगेन आपकी कैप्सूल्स है जो कि बंद होगी और इस तरीके से बाहर की तरफ इजेक्ट होते हुए बाहर से यहाँ से कंप्लीट होके निकल जाएंगी। हफिंगर्स की बात करें तो हफिंगर्स के जैसे इन्होंने बताया कि इम्पैक्ट होता है वाया पिंस। तो इसके अंदर ये सिस्टम होता है कि इस तरीके से एक होपर रहेगा जहां से आपका जो पाउडर कंटेंट है वो आता रहेगा, पीछे से आपकी कैप्सूल्स आती रहेंगी। एम्प्टी कैप्सूल स्टोरेज होपर पीछे की तरफ रहेगा, रेक्टिफायर यहाँ रहेगा, बल्क पाउडर स्टोरेज होपर होगा, कैप्सूल बॉडी जो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है वो इस जगह पर रहेगा, एंड जो क्लोजिंग स्टेशन है जो कि आपके जो कैप्सूल को वापस क्लोज करेगा। देन जो भी फिल्ड कैप्सूल है वो इधर से बाहर की तरफ है जो कि इजेक्ट होती चलेगी। और अपने को कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए जब अपन कैप्सूल फिलिंग की बात कर रहे हैं, तो वेट वेरिएशन इन कैप्सूल में कम ड्यू टू पुअर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, improper lubrication and plug sticking to the doseter plugger surface। यानी कि एक तरीके से 3 पैरामीटर हो गए जब भी अपन कैप्सूल के अंदर किसी सिस्टम की फिलिंग कर रहे हैं। तो वेट वेरिएशन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वेट वेरिएशन हुआ तो आपकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी नहीं आएगी। तो वेट को प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। तो वेट किन किन चीजों पर रिलेट करेगा, एक रिलेट करेगा कि आपका पाउडर का फ्लो एकदम सही होना चाहिए। अगर प्रॉपर ग्रेन्यूल्स नहीं हुए, कोहेसिवनेस ज्यादा हुई, तो एक प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ आपका जो कंटेंट है वो कैप्सूल में फिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं हाई स्पीड सिस्टम्स की। तो हाई स्पीड सिस्टम के अंदर आपका जो पाउडर फ्लो है वो भी बहुत ही स्पीडफुल होना चाहिए, तभी आपके जो कैप्सूल्स है हर कैप्सूल में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रग आएगी। प्लस इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो अगेन यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी आपकी कैप्सूल फिलिंग के अंदर एंड सीलिंग के अंदर। प्लग स्टिकिंग, जो पर्टिकुलर कंटेंट या प्लग है जो कि आपके पाउडर कंटेंट को कैप्सूल के अंदर धकेलने का काम कर रहा है, अगर इसके ऊपर आपकी ड्रग स्टिक होती है तो अगेन यहाँ पे वेट वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। Overlay lubrication may create problems in weight variation, disintegration, dissolution and bioavailability। यानी कि अगेन अगर आपका ज्यादा लुब्रिकेटेड है सिस्टम तो एक तो वेट वेरिएशन आएगा ही, देन आपकी जो कैप्सूल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होने में भी डिफिकल्टी होगा, एंड डिसोल्यूशन एंड बायो अवेलेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगी। ऑब्वियस है जितना लेट खुलेगा उतनी ही मुश्किल से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो जितनी मुश्किल से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है उतनी ही डिफिकल्टी से वो डिसॉल्व होगा, और जितना लेट डिसॉल्व होगा उतना ही देरी से वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। यानी कि जो एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं उससे रिजल्ट में अपने को कुछ डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कि मिलेंगी। प्लस जब भी आप कैप्सूल फिल कर रहे हो तो आपको ये पता है कि कैप्सूल्स किससे बने हुए हैं, जिलेटिन से। अब जिलेटिन है जो इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है, क्योंकि अपने को पता है इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है। तो ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट हुआ तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, कम मॉइस्चर कंटेंट हुआ तो ये हार्ड शेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तब जब आप इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो, जब आप कैप्सूल शेल भी बना रहे हो, तो वहां पे एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर रखा जाता है, जिसके कारण जो आपकी कैप्सूल शेल्स है न तो वो ज्यादा ड्राई हो ना ही वो ज्यादा लुब्रिकेट हो। The characteristics of granulation and the finished products are greatly influenced by the type and size of equipment used for blending, granulating, drying, sizing and lubrication। यानी कि जब भी आप ग्रेनुलेशन की बात कर रहे हैं तो ग्रेनुलेशन का जो आप बना रहे हैं तो ग्रेनुलेशन के बाद वो एक किसी ना किसी फाइनल प्रोडक्ट पे भी आएगा। तो सबसे ज्यादा उसको जो ग्रेनुलेशन है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने ब्लेंडिंग कैसे की, साथ ही साथ आपने ग्रेनुलेटिंग इक्विपमेंट्स कौन से यूज किए, ड्राइंग किस तरीके से करी, साइजिंग यानी कि साइज रिडक्शन किस तरीके से किया, एंड देन लुब्रिकेंट क्या डाला। अगर ये सारी की सारी प्रोसेस में कुछ भी प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं होता है तो आपका वेट वेरिएशन भी होगा, प्लस साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा। साइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो जब आप ड्राइंग करोगे तो ड्राइंग में भी मे बी पॉसिबल है कि कुछ ज्यादा ड्राई हो जाए और कुछ है जिसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट रह जाए। तो ये सारी अगर चीजें यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई, तब जब आप इस कंटेंट को किसी के अंदर फिल कर रहे हो, चाहे वो टैबलेट है चाहे वो कैप्सूल है, तो वहां पे भी आपको इम्प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कैप्सूल्स बना रहे हो तो आपको 2 पैरामीटर के बारे में ध्यान रखना होगा, जिसमें एक है ग्रेनुल्स और दूसरा है ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूं तो ह्यूमिडिटी मीन्स है आर्द्रता यानी कि नमी। ऑब्वियस है जैसे कि मैंने आपको बताया कि
जिलेटिन्स हैं, जो जिलेटिन कैप्सूल शेल्स हैं उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो अगर वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई, ज़्यादा नमी हुई एनवायरनमेंट में तो क्या होगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा। और अगर आपका एनवायरनमेंट थोड़ा ज़्यादा ड्राई है तो क्या होगा, वो ब्रिटल हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। तो जब आप उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो, जब आप उसकी फिलिंग कर रहे हो, जब आप उसको स्टोर कर रहे हो, तब ये आल्सो इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर रख रहे हो, साथ ही साथ कौन सा टेम्परेचर है जो कि मेंटेन कर रहे हो। जैसे कि for better encapsulation, need of control environmental conditions that are control humidity like 45 to 55 system in processing, and encapsulation like 35 to 65% RH room, and appropriate temperature condition will be 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप एनकैप्सुलेशन कर रहे हो, तब जब आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, तब आपको जहाँ पे ह्यूमिडिटी रखनी है वो रखनी है आपको 45 से 55% के बीच में, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यानी कि जो आर्द्रता है, इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग एसी। एंड दूसरा, जब आप उसे रूम पे रख रहे हो तो आपको जो ह्यूमिडिटी है वो रखनी है 35 टू 65 डिग्री RH, एंड जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आपको रखना है 15 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तब जो आपका प्रॉपर जो जिलेटिन शेल है वो भी प्रॉपर कंडीशन के अंदर रहेगा, नहीं वो ज़्यादा लिक्विफाई होगा और नहीं वो ज़्यादा ब्रिटल होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड आज अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन, आज ये आपका कंप्लीट होता है सॉलिड के लिए कंसिडरेशन। सॉलिड के अंदर भी है जो कि आपकी टैबलेट एंड कैप्सूल दोनों ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे सेमी सॉलिड्स एंड लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। तो सेमी सॉलिड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो आपकी सपोस्ट्रीज हैं वो अगर आपको पायलट प्लांट से लार्ज स्केल पे लेके जानी है तब आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। और अगर आपको लिक्विड जैसे कि इमल्शन है, सस्पेंशन है, इस तरीके की अगर आपको फॉर्मुलेशंस लेनी है तो वहाँ पे कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करोगे आप, उनको जब आप लैब स्केल से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए लेके जाओगे तब आपको कौन कौन सी कंसिडरेशन रखनी है। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.